हम जो है फ्रांस की क्रांति इस चैप्टर को पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में टोटल अब तक हमने 2 पार्ट हमने कर दिया है, जिसमें हमने ये जाना फ्रांसीसी समाज को जाना, फ्रांसीसी शासक के बारे में जाना और किन कारणों से लुई सलामी ने टैक्स बढ़ाया, वो सभी कारणों को हमने जान लिया। और फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किस तरीके से हुई, इसको भी जो है हमने पढ़ लिया। चलिए अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि फ्रांस में जो है राजतंत्र का उन्मूलन कैसे होता है। उन्मूलन का मतलब होता है समाप्ति कैसे होता है। समाप्ति समाप्ति के लिए क्या किया जाता है, राजतंत्र का उन्मूलन कैसे होता है और गणतंत्र की स्थापना कैसे होती है, यानी लोकतंत्र एक तरह से किस तरह से फ्रांस के समाज में आता है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए होता क्या है, फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यानी जब 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई और लोगों ने क्या किया था, क्रांति हुई फ्रांस में, जब 79 में क्रांति हुआ। क्रांति क्यों हुई थी कि हम जो है टैक्स नहीं देंगे और जो विशेषाधिकार है उस विशेषाधिकार को जो है समाप्त किया जाए। अन्य चीज़ों को लेकर क्या फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उससे मांग क्रांति हुई थी और क्रांति में सभी मांगी गई थी कि हम टैक्स सभी लोग देंगे, विशेषाधिकार को समाप्त किया जाए, जो भी कुलीन और पादरी वर्ग का जो संपत्ति है उस सभी संपत्तियों को जब्त किया जाए। इस तरह की चीज़ें हुई, लेकिन उसके बावजूद फ्रांस में आने वाली स्थिति भी क्या तनावपूर्ण रही। क्यों? यद्यपि लुई सलामी ने संविधान पर हस्ताक्षर तो किए, यानी एक नेशनल असेंबली का गठन किया गया था, जिसका क्या उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था कि लुई सलामी की जब तक सत्ता को नियंत्रण करने वाला संविधान ना बना ले तब तक क्या ये नेशनल असेंबली के लोग बैठेंगे नहीं। और लुई सलामी शुरुआती दौर में क्या करता था, शुरुआती दौर में जो था इस नेशनल असेंबली को मान्यता नहीं देना चाहता, लेकिन बाद में संविधान को बनाने वाली जो नेशनल असेंबली थी तो लुई सलामी ने क्या किया, इसको हस्ताक्षर करके मान्यता दे दी। परंतु उसके बाद भी क्या हुआ, परंतु प्रशा के राजा उसकी इस गुप्त वार्ता भी चली थी, किंतु जो प्रशा के जो राजा थे उसके साथ क्या लुई सलामी की गुप्त वार्ता चल रही थी। गुप्त वार्ता क्यों चल रही थी, गुप्त वार्ता इसी वजह से चल रही थी क्योंकि लुई सलामी ने दबाव में आकर, लोगों के दबाव में आकर, लोगों के विरोध में आकर क्या किया, उसने जो है नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी कि ठीक है चलो भाई तुम जाके क्या संविधान को जो है निर्माण करो, जाके तुम संविधान बनाओ। लेकिन उसके बावजूद भी क्या उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी प्रशा के राजा के साथ। फ्रांस की घटनाओं ने अन्य पड़ोसी देशों के शासक को भी चिंतित किया, क्योंकि जब फ्रांस में इस तरह की मांगी चली कि राजा का शासन हटाओ, राजा का शासन हटाओ, हमारे द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही शासन करेगा, इस तरह की जब बातें चल रही थी, इस तरह की जब बातें चल रही थी कि राजा के शासन को हटा दो, हमारे द्वारा चुना हुए व्यक्ति का शासन हो, फिर सभी लोग टैक्स देंगे, विशेषाधिकार को समाप्त करो, इस तरह की जब बातें चल रही थी, तो इस तरह की जब फ्रांस में बातें चल रही थी तो आसपास के जो राज्य थे, जैसे जर्मनी हुआ, प्रस्टा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, आसपास के जितने भी यूरोप में जितने भी देश थे, जितने भी पड़ोसी देश थे, सभी क्या इससे प्रभावित हुए। उनको भी लगा कि हाँ ये तो बात सही है, क्यों कोई टैक्स दे, तो क्या लगा कि कोई टैक्स दे रहा है कोई टैक्स नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों है। तो उन्होंने क्या किया, इस बात को है उन्होंने भी विरोध किया। अन्य राज्यों ने लोगों ने भी इस बात का विरोध किया कि हम भी टैक्स नहीं देंगे, विशेषाधिकार को समाप्त किया जाए, राजतंत्र को हटाया जाए, गणतंत्र ले, इस तरह की चीजें होने लगी। तो फ्रांस की घटनाओं ने अन्य पड़ोसी शासकों को भी चिंतित किया, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। यानी फ्रांस में इस क्रांति को दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए आसपास के जितने भी राजा थे, जैसे प्रशा हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, जर्मनी हुआ, इन सबके शासकों ने क्या एक सेना बनाई और सोचा कि फ्रांस में क्या करेंगे, सेना को भेजेंगे ताकि आम जनता का क्या दमन कर सके, इस क्रांति को असफल कर सके, इसको रोक सके। अप्रैल 1992 में नेशनल असेंबली ने क्या किया, अप्रैल 1992 में, क्योंकि अब नेशनल संविधान हो गया था, नेशनल असेंबली का शासन हो गया था, तो हुआ कि अप्रैल 1992 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पर ऑस्ट्रिया का उल्लेख किया जा रहा है, कुछ बच्चे क्या करते हैं ऑस्ट्रिया की जगह पर ऑस्ट्रेलिया कर देते हैं। देखिए ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया ये दो देश है, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया ये दो देश है, इसलिए ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में आप अंतर जानिएगा। तो हुआ क्या कि जब फ्रांस की क्रांति ने पूरे विश्व को, सभी लोगों को प्रभावित किया, तो हुआ क्या कि जो नेशनल असेंबली था जिसने फ्रांस में गणतंत्र लाया और उन्होंने क्या किया, संविधान बनाया,
तो उन्होंने क्या किया, अप्रैल 1792 में एक असेंबली में एक प्रस्ताव है जिसमें प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया गया कि हम क्या करेंगे, युद्ध करेंगे ऑस्ट्रिया और प्रशा से, और बाकी क्षेत्रों में भी क्या गणतंत्र हो, चुनाव हो, संविधान हो, राजा महाराजाओं के शासन को हटाया जाए, ये सभी चीजों को लागू किया जाएगा। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना ने भर्ती होने के लिए जमा हो गए। और जब युद्ध की घोषणा की थी, इस नेशनल असेंबली ने जब ये संविधान पारित किया, ये कानून पारित किया, संविधान ने कानून पारित किया, तो फ्रांस से हजारों स्वयंसेवी यानी स्वयंसेवी जो स्वयं अपनी इच्छा अनुसार जो फ्रांस की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, बड़ी संख्या में क्या हुआ, सेना में भाग लेने लगे। और इससे क्या होने लगा, सेना में क्या भाग लेने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीन विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उन्होंने क्या किया, इस युद्ध को यूरोपीय राजा यानी यूरोप के जितने राजा, सभी राजाओं से उनको युद्ध करना है, कुलीनों से युद्ध करना है और विशेषाधिकारों से युद्ध करना है। इसके विरुद्ध क्या उन्होंने कहा कि ये जो युद्ध है जनता और राजा का युद्ध है, ये जो युद्ध है राजा का युद्ध है, ये जो युद्ध है ये कुलीन का युद्ध है। किससे युद्ध है, जनता का युद्ध है, यानी जनता का युद्ध कुलीनों और राजाओं से है, एक तरह से युद्ध है। इसलिए बड़े पैमाने पर इन लोगों ने क्या किया, सेना में भाग लिया, जंग के रूप में लिया। उनके ओठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रॉजर द लाइट द्वारा रचित मार्सिले भी था। उसमें से एक कवि थे जो उस समय क्या थे, जितने भी उस समय कुछ लोग लेखक भी थे, कुछ कवि भी थे, कुछ लोग लेखक थे, कुछ कवि भी थे, जो क्या कर रहे थे, आम जनता को, जो पढ़े लिखे नहीं हो उन सब पढ़े लिखे, जो नहीं पढ़े लिखे, सबको क्या जागरूक कर रहे थे कि राजाओं महाराजाओं को शासन का हटाया जाए, लोकतंत्र लाया जाए, इन सब चीज़ों के लिए उसमें से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, क्या नाम था, रॉजर द लाइट। एक कवि थे रॉजर द लाइट द्वारा रचित मार्सिले भी था। ये एक पहली बार मार्सिले के स्वरपोमी ने पेरिस में की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने को मार्सिले हो गया। यानी मार्सिले देखिए क्या, मार्सिले मुख्य रूप से क्या है, एक द रॉजर द लाइट द्वारा रचित एक तरह का एक गीत है। जो क्या हुआ था, ये जो सैनिक थे ये पेरिस में, इन्होंने जब यहाँ सेना जो थी जब पेरिस में जा रही थी युद्ध लड़ने, कुलीनों से युद्ध लड़ने, तो उन्होंने कूच करते हुए क्या किया था, इस गीत को गाया था। और ये रॉजर द लाइट द्वारा लिखा गया है। और वर्तमान में ये क्या, फ्रांस का वर्तमान में फ्रांस का ये क्या है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय गान फ्रांस का वर्तमान में क्या है, फ्रांस का राष्ट्रीय गान है मार्सिले। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भी भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। और क्या हुआ, और क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भी काफ़ी आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों को मोर्चे पर चल जाने के बाद परिवार में रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के अंदर पर आ पड़ी। यानी बड़े पैमाने पर जब फ्रांस के जो लोग थे वो जब सेना में आ गए तो बड़े पैमाने पर रोजी रोटी का संकट हुआ। जो भी अन्य पुरुष जो काम करते थे उस समय समाज में सारे काम क्या महिलाओं के कंधे में आ गया, और महिलाओं को भी कहीं ना कहीं एक तरह से ये अवसर मिला, एक मौका मिला कि क्या वो पुरुषों को वो सारे काम करके दिखा सके, जिसके प्रति काफ़ी लंबे समय से एक नकारात्मक छवि बनी हुई है कि क्या कि ये काम केवल पुरुष ही कर सकता है, महिला नहीं कर सकती है। और कहीं ना कहीं इस मिथ को महिलाओं ने तोड़ा। अब आगे देखिए, बड़े हिस्से में ऐलान किया गया था कि क्रांति से सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि सन 1791 में संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। देखिए हुआ कि देश की आबादी के एक बड़े हिस्से में ऐसा लगता था। देखिए 1991 में क्या हुआ था, देखिए 1791 में भले ही संविधान का निर्माण हो गया। देखिए फ्रांस ने भले ही 1791 में संविधान का निर्माण किया था, लेकिन इस संविधान का भले ही निर्माण कर लेता, भले ही फ्रांस गणतंत्र हो गया था, लेकिन वोट देने का केवल जो अधिकार था, वो केवल अमीरों को था। यानी जो अमीर है, जिनके पास पैसा है, केवल वही व्यक्ति क्या वोट दे सकते हैं। इसलिए जो गरीब थे, जो किसान थे, जो मजदूर थे, कारीगर थे, इन सभी को लगा कि क्या इस आंदोलन को, इस विद्रोह को, इस क्रांति को काफ़ी लंबे समय तक बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हमको भी कुछ मांग पूरी की जा सके, हमको भी कुछ अधिकार मिल सके। इसलिए किसान, मजदूर, कारीगर, भूमि किसान और महिलाओं ने भी क्या इस आंदोलन में भाग लिया और बड़े पैमाने तक इसको आगे तक इन्होंने बढ़ाया। अब देखिए क्या हुआ, लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे,
और लोग क्या करते थे, सरकारी राजनीतिक अड्डे बनाते थे, सरकारी क्लब बनाते थे, एक राजनीतिक क्लब बनाते थे, एक राजनीतिक एक सभा बनाते थे। देखिए एक राजनीतिक सभा बनाते थे जिसमें किसान, मजदूर, भूमिहीन, औरतें, ऐसे बहुत सारे लोग आते थे और आकर जितनी भी सरकारी नीतियां जो इस नेशनल असेंबली ने पारित की, जो नेशनल असेंबली ने जो भी कानून लाए, जो भी पारित थे, उसमें बातचीत वाद विवाद होता था, एक दूसरे के तर्क पूछे जाते थे, एक दूसरे के विचार पूछे जाते थे, क्या कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इस सभी चीजों पर विचार किया जाता था। और उन दिनों एक क्लब था और नाम से, और उन दिनों एक कमर था, कम्युनिटी ऑफ जैकोबिन के नाम से पड़ा एक का क्लब था, अड्डा बना हुआ था। उस समय एक क्लब था जैकोबिन क्लब, उस समय एक क्लब था सबसे, इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। उनमें का एक क्लब था जिसका नाम था क्या, जैकोबिन क्लब था। अब इस क्लब का नाम जैकोबिन क्यों पड़ा, जैकोबिन क्यों क्लब, जैकोबिन क्यों पड़ा, जैकोबिन क्लब इसलिए पड़ा क्योंकि भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ द सेट, क्योंकि भूतपूर्व यानी जो बहुत पहले के जो कॉन्वेंट ऑफ सेट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया है। इस पूरी अवधि में महिलाओं ने सक्रिय थी और उन्होंने अपने क्लब बना लिया। और खंड 4 में इन गतिविधियों के बारे में क्या हम जो है मांगों को बारे में जानेंगे। यानी महिलाओं ने भी अपने क्लब बनाए हैं, अपने अधिकारों की मांग की है। इसको इस चैप्टर का जो खंड जो 4 है, उस खंड 4 में क्या है, इसके बारे में जो है हम जो है पढ़ेंगे। अब देखिए जैकोबिन क्लब के बारे में, ये जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ये जो आपका मोस्ट जैकोबिन क्लब के बारे में देखिए, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के समृद्ध हिस्से से आते थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्य समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। यानी जो, एक सेकंड जो दोस्तों, जो ठीक है, तो जैकोबिन क्लब जो थे उसके सदस्य थे मुख्यतः कम समृद्ध हिस्से से आते थे। यानी जैकोबिन जो क्लब के जो सदस्य थे मुख्यतः कम हिस्से से आते थे। इनमें से दुकानदार, इनमें से छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। और जैकोबिन क्लब का जो नेता था, उनका जो नेता था कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशनप्रद वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले बिचैन घुटना पहनने वाले कुलीन से खुद को अलग करने के लिए यह ब्रीचैन पहनने वाले कुलीनों की सतह स्थापित करने का उनका एक तरीका था। कहने का मतलब क्या है कि जो जैकोबिन क्लब था, जैकोबिन क्लब था, इस जैकोबिन क्लब में जितने भी निम्न वर्ग थे, जैसे जूता चप्पल सीने वाले, मजदूर है, कारीगर है, सफाई वाले काम है, इस तरह के लोग आते थे। और इसमें जो क्या मैक्सिमिलियन नाम के एक व्यक्ति थे, जो इनके मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर नाम के एक व्यक्ति थे, जो कौन थे, जो इसके अध्यक्ष थे। और उन्होंने क्या किया, उस समय जो है एक अलग अलग तरह का पोशाक पहना, अलग तरह के उन्होंने वेशभूषा धारण किया, जो उन्होंने अपने आप को कुलीनों से एकदम अलग दिखाने का प्रयास किया और बेहतर दिखाने का उन्होंने कहीं न कहीं प्रयास किया। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के जो, इस तरह के जो है उस समय जो है कुर्ता पहनते थे, इस तरह फुल जोड़ी तरह क्या पैंट, इस तरह के पोशाक पहनते थे। जबकि उनके पहले के जो लोग थे इस तरह के वेशभूषा नहीं पहनते थे। अब जरा आगे देखिए, इसलिए जैकोबिनों को सौ कुताल भी कहा जाता था, सौ कुताल नाम से भी जाना गया था, जिसका शब्दार्थिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। और सौ कुताल पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक है। और ये लोग क्या करते थे, लाल रंग का टोपी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक है। यानी फ्रांस में लाल रंग के उस समय टोपी पहनना स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1972 में गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की मांग एवं अभाव से नाराज पेरिवासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। और क्या हुआ, जैकोबिन जो क्लब था उस समय 1792 में, उस समय खाद्यान्न की महंगाई और कमी की वजह से लोगों ने ये कहा कि हम जितने भी सारे लोग हैं मिलकर विद्रोह करेंगे। विद्रोह की क्या उन्होंने एक ही योजना बनाई, और इस विद्रोह की क्या एक योजना बनाई। इस विद्रोह में क्या हुआ जरा उसके बारे में जानिए। देखिए एक विद्रोह की क्या उन्होंने एक योजना बनाई, योजना 10 अगस्त को सुबह उन्होंने
ट्यूटोरियल के महल पर धावा बोला और राजा को रक्षकों को मार डाला। और उन्होंने क्या किया, सन 1792 में 10 अगस्त को सुबह की ट्यूटोरियल में महल पर उन्होंने धावा बोला और राजा के रक्षकों को मार डाला। खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। उसके बाद असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष की कम उम्र में सभी पुरुष चाहे वो संपत्ति हो या ना हो मतदान का अधिकार दे सकते थे। देखिए इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने योजना बनाई कि हम जो विद्रोह करेंगे उसके बाद जो है जितने भी सारे लोग थे वो क्या ट्यूटोरियल के महल पर उन्होंने क्या आक्रमण बोला। लुई सलाम के जितने भी सहयोगी थे जो अंगरक्षक थे उन सबको मार डाला गया। नेशनल असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत क्या लुई सलाम के परिवार के लोगों को जेल में डाल दिया गया। और क्या किया गया, और एक संविधान का एक कानून पारित किया गया है कि हर व्यक्ति वोट डाल सकता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति क्या वोट डाल सकता है, चाहे उसके पास संपत्ति हो या ना हो। यहाँ देख सकते हैं कि चाहे उसके पास संपत्ति हो या ना हो सबको मताधिकार देने का अधिकार दिया गया। ये 1792 में दिया गया जब जैकोबिन क्लबों का शासन आया। देखिए नव निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया। नव निर्वाचित असेंबली को क्या कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 दिसंबर सन 1792 इसे राजतंत्र का अंत कर दिया गया। और 21 दिसंबर सन 1792 में इसने क्या किया, राजतंत्र या राजा महाराज पूरी तरह से शासन को समाप्त कर दिया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप चाहते हैं कि गणतंत्र सरकार वह रूप है जहां सरकार एक उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं गणतंत्र वह ऐसा स्वरूप है जहां पर क्या शासक का चुनाव जनता करती है, ना कि वंशानुगत चलता है। तो गणतंत्र हो गया जहां पर जो शासक होंगे फ्रांस के उसको जनता चुनेगी, ना कि वंशानुगत चलेगा। तो अब तक वंशानुगत था। अब तक जो चीज़ें थे वंशानुगत चीज़ें थी, लेकिन अब ये वंशानुगत चीज़ें नहीं होंगी। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। और आपके लिए होमवर्क कि कब और कैसे गणतंत्र बने। अब देखिए लुई सलामी को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। उस समय न्यायपालिका का भी चुनाव होता था और न्यायपालिका ने यह निर्णय लिया कि जो लुई सलामी ने इसने देश के साथ देशद्रोह किया। कैसे देशद्रोह किया, क्योंकि जब संविधान बन गया और चुने हुए शासक आ रहे हैं तो लुई सलामी ने गुप्त रूप से क्या किया, प्रशा से ऑस्ट्रिया से गुप्त रूप से युद्ध की योजना बनाई, जिससे कहा कि आपने देश के साथ देशद्रोह किया। इस वजह से आरोप लगाएगा और उसके लिए उसको क्या मौत की सजा सुनाई गई। 21 जनवरी सन 1793 में प्ले डी लॉ कॉर्डर में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही उसके बीबी रानी एंटोनिया का भी यही हश हुआ, यानी उसका और उसके बीवी को दोनों को क्या सरेआम सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। अब उसके बाद देखिए आतंकराज है। अब उसके बाद आतंकराज आ जाता है। आतंकराज क्यों आता है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र की अगर बात करते हैं तो लोगों के अधिकारों की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो लुई सलामी था वो शासक था, उसने गलत किया तो उसको फांसी हुआ। लेकिन उसकी बीवी ने क्या किया था कि उसको फांसी दे दिया गया। बेबी तो कुछ नहीं किया था, उसकी बीवी ने, उसकी पत्नी ने, लेकिन उसको फांसी दे दिया गया। तो क्योंकि अब धीरे धीरे क्या होने लगा, लोकतंत्र के आड़ पे जो लोग चुन के गए थे वो धीरे धीरे क्या एक तरह से आतंकवादी के टाइप हो गए, एक तरह से तानाशाह हो गए थे, एक तरह से उग्र हो गए थे। सन 1793 से लेकर 94 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर के नियंत्रण दंड की सख्त नीति अपनाई गई। यानी जो रोबेस्पियर था, रोबेस्पियर जो था, जो जैकोबिन क्लब का जो नेता था, उसने क्या किया, दंड के लिए सख्त नीति अपनाया। अपने कानून को कठोरता पूर्वक उसने अपनाया। इसके कारण से उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु हैं, कुली, पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाना चाहिए। जो क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाए। यानी जो रोबेस्पियर था ये मानता था कि लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जो भी लोकतंत्र के शत्रु हैं, चाहे वो शत्रु जो है, चाहे कुलीन शत्रु हो, चाहे पादरी शत्रु हो, चाहे राजनीतिक दल शत्रु हो, कोई भी शत्रु, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया था। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता था तो क्या गिलोटिन के 2 खंभों के बीच लटका उनका मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी के सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। यानी गिलोटिन एक तरह का ऐसा हथियार था जो 2 तरह से खंभा था, इसमें बीच में क्या मशीन लगता था, जिसमें अपराधी को खड़ा करके क्या उसका सर धड़ से अलग होता है। इस मशीन का नाम आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पे रखा गया था। अब देखिए रोबेस्पियर सरकार
ने कानून बनाकर मजदूरी की कीमतों को अधिकतम सीमा तय कर दी। रोबेस्पियर में सरकार में आया, सरकार में आते उसने कानून बनाया, मजदूरी की अधिकतम सीमा तय की और उसके साथ साथ उसने क्या तय की, पावरोटी की राशनिंग की गई, पावरोटियों को राशनिंग की, राशनिंग यानी राशन की तरह लोगों को बांटा गया। अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे का इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। अब जब रोबेस्पियर आता है तो सबके लिए समान कानून करने के लिए क्या करता है, कुछ अच्छा भी करता है, कुछ बुरा भी करता है। अच्छा क्या करता है, राशनिंग करता है कि सबको पावरोटी दो। कुछ लोगों के लिए किया गया कि इतनी कीमत पर आपको अपना गेहूँ, चावल, अनाज जो भी है सरकार को बेचना है, बाध्य कर दिया गया है। तीसरा उसने क्या किया, उसने कहा कि महंगे आटे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति है, ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति महीने का जो है, एक व्यक्ति जो है महीने का जो है मान लीजिए 10,000 रुपया कमा रहा है, 10,000। और वहीं पर कोई पर जो है बी व्यक्ति है जो महीने का जो है 5 लाख, जो महीने का जो है 5 लाख रुपया कमा सकता है। अब बताइए अगर 5 लाख रुपये ये महीने कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, तो हो सकता है ये जो है ये जो है 30 रुपये किलो वाला ये चावल खाए, और ये हो सकता है कि 130 रुपये किलो वाला चावल खाए, हो सकता है केजी रुपये वाला चावल खाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन अभी सरकार ऐसा कोई कानून बना दे कि नहीं भाई आप भी जो है 30 रुपये किलो वाला ही चावल खाओगे, आप भी जो है 30 रुपये वाला किलो ही चावल खाओगे, तो इस तरह से इनको बुरा लगेगा कि हम आर्थिक रूप से मजबूत, हम खा सकते हैं, तो हमको क्यों सरकार रोक रही है। तो उस समय भी रोबेस्पियर ने कुछ ऐसा किया। रोबेस्पियर ने क्या किया, उस समय क्या किया, रोबेस्पियर ने क्या किया, अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया और समता की रोटी खाना अनिवार्य कर दिया। और सबके लिए क्या, बराबरी का प्रतीक के लिए मानी जाने वाली समता की रोटी खाने का अनिवार्य कर दिया। बोलचाल और संबोधन में बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने के लिए कोशिश की गई। बोलचाल और बराबरी के व्यवहार को लागू करने की कोशिश की गई। एक तरह से कोशिश की गई मतलब थोपा गया इनके ऊपर एक तरह से थोपा गया। आप कोई भी चीज़ यदि थोपा जाए तो तत्कालीन समय पर तो ठीक हो सकता है, लेकिन बाद के समय क्या हो सकता है, बेकार हो सकता है। तो इसमें थोपा गया, तो इस नाम से थोपा गया और उनके लिए थोपा गया। और क्या कहने जाए, महाशय यानी महोदया के स्थान पर अब जो है फ्रांसीसी पुरुषों महिलाओं के लिए सितोन यानी नागरिक और सितोनी यानी नागरिका नाम से संबोधित किया गया और बंद कर दिया गया। और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर में बना दिया गया। और इससे क्या होने लगा, संबोधित किया जाना। चर्चों को बंद कर दिया गया, चर्चों को क्या बंद कर दिया जाना, और उनको भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। इसके साथ साथ लुई सलामी ने देखिए क्या किया, पहले वहाँ पर दो शब्द है, मार्शू यानी महाशय और महोदया, इसके मादम यानी महोदय, इसके स्थान पर क्या, अब कोई नागरिक शब्द, यानी पहले था महाशय और महोदया का प्रयोग होता था छोटे बड़े के लिए, महिला पुरुष के लिए। अब का ऐसा नहीं होगा, अब उसकी जगह पे क्या नागरिक शब्द का प्रयोग होगा। उसके साथ साथ क्या, जो बोरेस्पियर था उसने क्या किया था, चर्चों को बंद कर दिया, यानी चर्च, आप बताइए चर्च को बंद कर दिया गया। तो हम ठीक है, ये बुरा है कि जो चर्च के जो लोग हैं उनके पास संपत्ति है, उनके विशेष अधिकार है कि टैक्स नहीं देंगे, उनके पास अधिकार है कि वो भेंट लेंगे, बेगारी का काम करवाएंगे। ठीक है, आपने उसको समाप्त किया, ठीक है, अपने चर्च की संपत्ति को जब्त किया, वो भी ठीक किया। लेकिन अब बताइए जो चर्च होता है वो पूजा स्थल होता है, वो क्या होता है, वो पूजा स्थल होता है। और आपने क्या किया, एक तरह से जो पूजा स्थल था उस पूजा स्थल को ही बंद कर दिया कि अब से क्या कोई पूजा ही नहीं करेगा। अब से जब कोई पूजा नहीं करेगा तो स्वाभाविक बात है आपने उनके धर्म के साथ छेड़खानी आपने की, तो लोगों को और गुस्सा आया और लोगों ने क्या, रोबेस्पियर का आने वाले समय में बंद किया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उनके समर्थक भी त्राई करने लगे। और रोबेस्पियर ने क्या किया, इतना कठोरतापूर्वक नीतियों को लागू किया कि उनके समर्थक ही त्राई मान करने लगे। अतः जुलाई सन 1796 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगला ही दिन इसको गिलेटिन में चढ़ा दिया, यानी उसको मार दिया गया। तो एक तरह से देखिए इसको भी मार दिया गया, किसको, रोबेस्पियर को जो है मार दिया गया। अब देखिए डायरेक्टरी का शासित, अब देखिए इसके बाद क्या, डायरेक्टरी शासित फ्रांस आता है। देखिए फ्रांस में देखिए पहले फ्रांस में समझिएगा, पहले फ्रांस में राजा का शासन था, राजा का शासन समाप्त हुआ। देखिए समझाता हूँ, देखिए पहले जो था फ्रांस था, फ्रांस में पहले राजा का शासन था, राजा के शासन को समाप्त किया गया। तो राजा के शासन को क्या किया गया, समाप्त किया गया। पहले राजा का शासन था तो इसके शासन को समाप्त किया गया था। उसके बाद क्लब का शासन आया, क्लब का शासन आया, इनके शासन को भी समाप्त किया गया। उसके बाद किसका शासन आया, उसके बाद जो है डायरेक्टरी
डायरेक्टरी का शासन आता है। डायरेक्टरी का भी शासन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। डायरेक्टरी का शासन पढ़ेंगे, उसके बाद इनका भी शासन समाप्त होता है। उसके बाद क्या, नेपोलियन का शासन आता है। उसके बाद किसका शासन होता है, नेपोलियन का फिर शासन समाप्त होता है। इस तरह से फ्रांस में राजा का शासन, फिर क्लब का शासन, फिर डायरेक्टरी का शासन, फिर नेपोलियन का शासन, इस तरह से सत्ता में परिवर्तन होता है। अब उसके बाद अब जो रोबेस्पियर का शासन तो समाप्त हो गया। अब जो देखिए किस तरह से डायरेक्टरी का शासन होता है। जैकोबिन सरकार के पतन के पश्चात मर्ग वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। देखिए पहले जो सत्ता किसके पास था, पहला जो है कुलीन 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 और पादरी वर्ग के पास सत्ता था। इनसे सत्ता चला गया तो सत्ता किसके पास आया, निम्न वर्ग के पास आया। जैसे मोची हो गए, निम्न वर्ग के पास है, निम्न वर्ग के पास है। जैसे मोची हो गए, कुम्हार हो गए, बढ़ई हो गए और जो छोटे मोटे जो कारीगर थे, भूमि थे, इन सब के पास क्या सत्ता आया, किसके माध्यम से आया, जैकोबिन क्लब के माध्यम से आया। फिर इनका भी शासन समाप्त हो गया। अब इनका शासन समाप्त होने के बाद किसका आता है, जैकोबिन सरकार के पतन के पश्चात मध्य वर्ग में संपन्न तबके का सत्ता आ जाती है। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबकों को मताधिकार से वंचित किया। फिर एक नया संविधान आता है, ये लोग आते हैं, डिक्टेटरी का शासन आता है, फिर ये संविधान का बदल देते हैं और फिर कहते हैं क्या है, वोट देने का अधिकार वही देगा जिसके पास संपत्ति हो। ये मध्य वर्ग संपत्ति, जिसके पास संपत्ति होगा क्या वही वोट डाल सकता है। इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 50 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासकों का वाला एक व्यक्ति केंद्रीय कार्यपालिका से बचने का कोशिश किया गया है। अब देखिए क्या बता रहा है, ध्यान से देखने क्या है। इसमें क्या हुआ है, जब इनका शासन है तो 2 इन्होंने परिषद लाया, क्या किया, परिषद लाया, एक में 50 इस तरह से इन्होंने 2 परिषद लाया। और इन्होंने क्या, जैकोबिन के शासन वाली व्यवस्थित केंद्रीय कार्यपालिका से बचने की कोशिश की। और जैकोबिन के शासनकाल में जो केंद्रीय व्यवस्था थी उससे बचने की क्या उन्होंने कोशिश की। लेकिन डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विवाद विधान परिषद से होता था और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने का चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीति अस्थिरता से क्या होता था, अस्थिरता से सैनिक तानाशाह में नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग बना। और जब ये आते हैं तो देखिए यह आते थे, जैकोबिन के शासन वाली केंद्रीय व्यवस्था को कार्यपालिका से बचाने की कोशिश करते हैं। और ये क्या करते हैं, एक तरह से क्या करते हैं, एक तरह से जैकोबिन के शासन वाली व्यवस्था से बचने का प्रयास करते हैं, लोकतंत्र से बचने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे क्या तानाशाह होने लगते हैं। और इस तरह से इनके डायरेक्टरी के शासनकाल को उदय के बाद से क्या होता है, अस्थिरता आ जाती है और सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त करता है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं नेपोलियन को मौका मिला उदय होने का, क्योंकि अगर ये ऐसा ना करते तो शायद नेपोलियन का उदय होने को मौका ना मिलता। सरकार के स्वरूप में भी इन सभी परिवर्तनों के द्वारा स्वतंत्रता, विधिमत समांतर और बंधुत्व से प्रेरक होकर आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ बल्कि फ्रांस और यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया, बल्कि फ्रांसी ने बल्कि अन्य आंदोलनों को भी इन्होंने प्रभावित किया। अब देखिए तो इसी के साथ आपका जो खंड 3 था, यानी जो पार्ट 3 थे, ये समाप्त होगा। अब खंड 4 क्या महिलाओं के लिए भी हुई थी क्रांति, इसको जो है हम आज नहीं पढ़ेंगे, इसको जो है हम कल पार्ट 4 में पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही खंड को लेकर चलेंगे तो चीज़ें आपको क्या समझ में आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ओमकार मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।